हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन और शिक्षा, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय अर्थात जो कार्य मनुष्य को करने चाहिए और जो अकरणीय यानी कि नहीं करने चाहिए कर्मों का तार्किक विवेचन किया गया है, यानी कि तर्कपूर्ण है। यानी कि जब तर्क किया जाता है तो उसका उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। भारत दर्शन की गुरु स्थली माना जाता है। जो हमारा देश भारत है, सभी देशों में सर्वप्रथम यहीं पर दर्शन के जो है दार्शनिक हुए, ये माना जाता है और दर्शन की गुरु स्थली भी इसी को माना जाता है। भारत के बाद इस क्षेत्र में यूनान यानी कि ग्रीस देश का नाम आता है। आज तो संसार के प्राय सभी सभ्य देशों में दर्शन का विकास हो रहा है, परंतु दर्शन के विषय में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों में थोड़ा अंतर है। यहाँ उस सब की चर्चा करना आवश्यक है, उसके बाद ही हम दर्शन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब दर्शन का भारतीय संप्रत्यय। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था, यानी कि किसी भी प्रकार की जो थिंकिंग होती थी उसको दर्शन कह दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, वैसे वैसे हमने उसे भिन्न भिन्न अनुशासनों में विभाजित करना प्रारंभ किया, जैसे मानवशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र। मानव शास्त्र में मानव के विषय में अध्ययन किया जाता है, धर्मशास्त्र में धर्म के विषय में अध्ययन किया जाता है और धर्म के विषय में बताया जाता है। अर्थशास्त्र में अर्थ के विषय में यानी कि व्यापार आदि के विषय में भी इसमें वर्णन मिलता है और चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा के विषय में वर्णन मिलता है। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी की खोज की जाती है, उसे हमने दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी। यानी कि जो अंतिम सत्य है उसकी खोज जिसमें की जाती है, उसे हमने जो है फिलॉसफी की संज्ञा दी है। उपनिषद काल में दर्शन को इसी रूप में स्वीकार किया जाता था। तब दर्शन की परिभाषा थी जिसे देखा जाए, यानी कि जिसे देखा जाए, हम अपनी इंद्रिय से जिसे देख लें तथा सत्य के दर्शन किए जाएं, वही दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये उपनिषद में वाक्य मिलता है। अंतिम सत्य की खोज में हमें ब्रह्मांड के स्वरूप एवं इसके कर्ता तथा उपादान कारण पर वर्वश विचार करना पड़ा। यानी कि इसका उपादान कारण क्या है, इस पर हमें सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा। दार्शनिकों ने सबसे अधिक विचार किया, यानी कि जो दार्शनिक थे, जो चिंतन किया करते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा विचार किया मनुष्य के स्वयं के वास्तविक स्वरूप पर और उस संदर्भ में आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों पर खूब विचार हुआ। आगे चलकर ही दर्शन शास्त्र की विषय सामग्री बना। हमारे देश में दर्शन को आज भी सत्य की खोज करने वाले शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। फिलॉसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय। अब हम देखेंगे पाश्चात्य संप्रत्यय यानी कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान यानी कि ग्रीस देश में हुआ।
प्रारंभ में तो वहाँ भी दर्शन का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, दर्शन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में सीमित होता चला गया। दर्शन के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का प्रयोग होता है, जो दो शब्दों से यानी कि फिलॉस तथा सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इसलिए यहाँ पर ये देखेंगे हम, यहाँ पर इसका है ज्ञान। क्या बताया है कि फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इसलिए फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। ये दर्शन का विस्तृत अर्थ है। यूनानी ग्रीक दार्शनिक प्लेटो दर्शन को इसी अर्थ में स्वीकार करते थे। उनके शब्दों में, वह शक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, यह कहें वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार किसी व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा की और उस इच्छा समाप्त हो जाती है, ऐसा ना होना चाहिए, बल्कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सदैव सीखने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है। यानी कि जो ज्ञान मिल गया, अब उसके आगे का अध्ययन करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विशेषकर उस रूप में जो सत्य को ढूंढना चाहता है। तो वास्तव में वह दार्शनिक कहलाता है। परंतु सब कुछ जानने में से उसका अर्थ कुछ के पीछे छिपे हुए मूल तत्व को जानने से था। उनके ही शब्दों में, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ एट इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। प्लेटो के शिष्य अरस्तु तथ्य के साथ साथ व्यवहारिकता पर भी बल देते थे। उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रस्तुत दर्शन को परिभाषा यानी दर्शन की परिभाषा को थोड़े अंतर के साथ प्रस्तुत किया। यानी कि उन्होंने भी जो दर्शन है उसकी परिभाषा प्रस्तुत की, लेकिन उनका थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने लिखा है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलॉसफी इज द साइंस विच investigates the nature of being as it is in itself। जर्मनिक दार्शनिक या फिर कहें जर्मन के दार्शनिक कांट महोदय ने दर्शन को केवल ज्ञान शास्त्र के रूप में परिभाषित किया है। दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। यानी कि जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका जो बोध हो गया है, उसका विज्ञान और उसकी आलोचना करना है। कहने का तात्पर्य ये तर्क पर आधारित होता है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। परंतु आधुनिक युग में पश्चिमी दर्शन में एक भारी मोड़ आया है। अब वह मूल तत्व की खोज के स्थान पर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तार्किक विवेचना की ओर प्रवृत्त है। दर्शन शास्त्र की इस व्यापकता ने दर्शन की अनेक शाखाओं को जन्म दिया है, जैसे सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म दर्शन, विज्ञान दर्शन और शिक्षा दर्शन आदि। इसीलिए अब यहाँ दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान और आलोचना की आलोचना कहा जाता है। कॉम्टे के शब्दों में नैतिक दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेज। और हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। फिलॉसफी इज द सिंथेसिस ऑफ साइंसेस और ए यूनिवर्सल साइंस। ब्राइटमैन ने दर्शन को थोड़े विस्तृत रूप में परिभाषित किया है। दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार करता है, अथवा जिसके द्वारा हम अनुभवों का विस्तार कहें वास्तविक सार जानते हैं। Philosophy may be defined as the attempt to think truly about human experiences as a whole or to make on whole experience intelligible।
सेलर्स महोदय ने भी दर्शन को उसके व्यापक रूप में स्वीकार किया है। उनके शब्दों में दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। फिलॉसफी इज ए persistence attempt to gain insight into the nature of the world and of ourselves by means of systematic reflection. आधुनिक युग के एक महान अंग्रेज विचारक बर्ट्रैंड रसेल ने दर्शन को और अधिक व्यापक रूप में देखा है। उनके शब्दों में दर्शन में हम अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता और भ्रामकता की परख करते हैं, यानी कि जो हमें संदिग्धता है, भ्रम है, उसकी हम परख करते हैं, उन सब पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं और अंत में अपने अंतिम प्रश्नों के आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त करते हैं। Philosophy is the attempt to answer ultimate questions critically after investing all that makes such questions puzzling and after realizing the vagueness and confusion that underline our ordinary ideas। अब हम देखेंगे दर्शन का वास्तविक संप्रत्यय। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत अंतर है। भारतीय दर्शन आज भी सर्वप्रथम सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान विज्ञान एवं मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उसे प्राप्त करने के उपायों पर विचार करता है और फिर इस ज्ञान को तर्क का आधार बनाकर मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान एवं उसकी समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों की तार्किक विवेचना करता है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन में सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत आदि पर विचार करे बिना इसमें तर्क ही अधिकता है और कुछ भारतीय सिद्धांत भी आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मरण आदि से संबंधित प्रश्नों के को बिना माने तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। जो इस प्रकार के दार्शनिक हैं वे ऐसी भूल करते हैं। कुछ विद्वान दर्शन से ही सब कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका तर्क है कि आज जब इस जगत में दार्शनिक आत्मा, परमात्मा आदि पर विचार किए बिना समस्या विशेष को सीधे मानव उपयोगिता की कसौटी पर कसा जाने लगा है और उसी आधार पर उसकी व्याख्या की जाने लगी है, तो भारतीय विचारक आत्मा परमात्मा के चक्कर में फंसे ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें पाश्चात्य दार्शनिकों का अंधानुकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमारे महर्षियों ने हमें सच्चा ज्ञान तत्व दिया है, तत्व ज्ञान दिया है। उसके आधार पर हम किसी यानी क्रिया की सच्ची व्याख्या कर सकते हैं। हमारी दृष्टि से बिना तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के दर्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तो आज भी इस ब्रह्मांड के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसे तर्क का आधार बनाकर संसार की समस्त वस्तुओं, क्रियाओं और ज्ञान विज्ञान की विवेचना करते हैं। हमारी दृष्टि से दर्शन को कई रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान विज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करनीय तथा करणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन की ये परिभाषा अपने में पूर्ण है। इस परिभाषा में प्राकृतिक, सामाजिक और आत्मवादी सभी दर्शन आ जाते हैं। इस ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के प्रति यदि हमारा ये दृष्टिकोण है कि इसके मूल में प्राकृतिक परिवर्तनों के अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक शक्ति कार्य नहीं करती, तो इस परिभाषा के अनुसार ही विचारधारा भी दर्शन ही होगी। भारतीय चार्वाक और आजीवक तथा पाश्चात्य प्राकृतिकवाद इसी कोटि के दर्शन है और ये दृष्टिकोण कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड किसी असीम शक्ति, ब्रह्म, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह, विचार, सत्ता आदि द्वारा निर्मित है, तो ये विचारधारा भी दर्शन ही होगी। भारतीय स्रोत जो भी हैं उपनिषद और सट दर्शन और पाश्चात्य आदर्शवाद इसी कोटि के दर्शन है। दर्शन के लिए मूल बात यह है कि इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा करणीय कर्मों पर विचार करना चाहिए। दृष्टिकोण तो भिन्न भिन्न होंगे ही, जैसे जिसकी अनुभूति होगी उसके वैसे ही तर्क होंगे
और उसी के अनुकूल उसका दर्शन होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।